नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे कि जो यूपीएसआई यानी यूपी पुलिस एसआई का जो मतलब उसमें जो मूल विधि वाले सेक्शन है उसमें मैं महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में बात करेंगे जो कि यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। एक या दो क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि कौन सा अधिनियम कब स्वीकृति मिली, यानी कि कब उसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और कब लागू हुआ, और उसमें अध्याय कितने हैं और उसमें कितनी धाराएं हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम होंगे जो कि कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएसआई में मतलब पूछे गए हैं या पूछे जाने के मतलब चांसेज हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखिए इसमें मैं पूरी चीज़ें बता देता हूँ और सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं चल रहा हूँ, देखिए अब ये क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये 2005 का अधिनियम है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। इसको अगर स्वीकृति की बात की जाए तो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात की जाए तो 13 दिसंबर 2005 में, है ना। और उसके बाद में जब लागू हुआ तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो गया था, ठीक है। ये मतलब पहले क्या कहते हैं कि 2000 क्या कहते हैं 2019 में 19 तक तो मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, उसके बाद में सब में लागू हो गया, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, है ना। कई बार अगला है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है ना। इसको बोलते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ठीक है। 1968 है ना, 1961, ठीक बात। तो इसको बात करेंगे, इसकी स्वीकृति की डेट की बात की जाए तो ये 20 मई 1961 है ना, राष्ट्रपति मतलब पारित हुआ ये। और प्रवर्तन यानी कि लागू होने की तिथि तो ये 1 जुलाई 1961 से लागू है। इसमें 3 धाराएं हैं और मतलब 3 अध्याय है और 10 धाराएं हैं, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि दहेज की मांग, स्वीकार या लेने देने पर रोक लगाना, है ना। दहेज की परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत 2 ये के अंतर्गत आती है ना, इस अधिनियम के तहत, है ना। तो ये सब चीजें हैं, आप इसको देख सकते हो। हालांकि ये पूरी डिटेल मतलब मैं केवल यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ, कितने कब लागू हुआ, कौन से अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, मैं इतनी बात बता रहा हूँ। धारा कई बार ज्यादा नहीं पूछता धारा और ये अध्याय, लेकिन ये डेट जरूर पूछ लेता है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक बात। फिर अगला हम बात करेंगे कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, है ना। इन शॉर्ट इसको पॉक्सो बोला जाता है ना। बहुत ही मतलब एक्टिव एक्ट है ना। इसके बारे में बात करेंगे तो देखो क्या कहते हैं कि स्वीकृति डेट की बात की जाए तो ये 19 जून 2012 को स्वीकृति मिली और 14 नवंबर 2012 को लग गया, ठीक बात। एक बार बता दें कि इसमें है क्या है, देखो 9 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। देखो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना। जैसे मान लिया कोई 18 साल से नीचे का लड़का या लड़की है, उसके साथ यौन अपराध होते हैं या कोई ऐसी चीजें होती हैं तो ये मतलब पॉक्सो एक्ट लगता है। और ये एक्ट बहुत ही मतलब सेंसिटिव है, बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब है अन्य क्योंकि ये पॉक्सो है, ये स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया गया है, बच्चों की रक्षा के लिए ही बनाया गया है ना। तो ध्यान रखना। अब बात करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006, ठीक है। इसको बात करेंगे स्वीकृति तिथि तो ये 10 जनवरी 2007 को, है ना। और लागू कब हुआ, 1 नवंबर 2007 को, ठीक बात। ये भी ध्यान रखना। इसमें 6 अध्याय हैं और 21 धाराएं हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है तो बाल विवाह को दंडनीय अपराध घोषित करना, है ना। जैसे शारदा एक्ट आया था ना, तो उसमें बाल विवाह से संबंधित बातें की गई थी। तो उसी प्रकार जैसे मान लिया कि बच्चों की या मतलब अपने मतलब भारत में शादी की जो उम्र है, लड़की की 18, लड़के की 21 साल के बाद, है ना। तो उसी के तहत अगर मान लिया उससे कम होंगे तो बाल विवाह के अंतर्गत माना जाएगा, है ना। तो ये भी चीजें ध्यान रखना। और फिर अगला है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है ये, है ना। इनको इन शॉर्ट SC एक्ट मैं बोल दे रहा हूँ, SC और उसके बाद में ST, है ना, एक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका होता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट बोलते हैं, है ना। इन शॉर्ट कई बार इसको मतलब ऐसे ही जाना जाता है ना। तो ये क्या कहते हैं कि इसकी स्वीकृति बात की जाए तो 11 दिसंबर 1989 को
मतलब स्वीकृति तिथि है, और क्या कहते हैं लागू कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1990 को ये लागू हो गई थी। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे ये 19 जब मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल जो है 17 है ना, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये 1955 का जो अस्पृश्यता है ना, अस्पृश्यता है ना, स्पर्श है ना, अस्पृश्यता अधिनियम जो है, जो अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी जो एक्ट है मतलब था, उसी के तहत 1955 में, तो उसी को ये मतलब उसी के आधार पर इसको बनाया गया है ना। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि SC/ST वर्गों पर अत्याचार की रोकथाम के लिए बनाया गया है ना। ये पूरा एक्ट है, बहुत ही मतलब बड़ा है, इसमें सारी चीजें होती हैं। इसको आप जैसे मान लिया, मैं यहाँ पे केवल इस स्वीकृति डेट और ये लागू कब हुआ है इसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी तो चीजें हैं ही हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस करता ही नहीं है ना। इन शॉर्ट कभी इसको हरिजन एक्ट के नाम से मतलब आमतौर पर बोल देते हैं, ऐसा कोई उसका मतलब इसमें कोई नाम नहीं है उल्लेख उस तरीके से, लेकिन सामान्य जो नाम कानून में लिखा गया है वो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है ना। इनको SC/ST एक्ट बोला जाता है ना, मतलब शॉर्ट्स में, तो ये भी ध्यान रखना। अगला है मोटर यान अधिनियम 1988 है ना, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है ना। ये स्वीकृति तिथि की बात कीजिए तो 14 अक्टूबर 1988 को मतलब हुआ, और लागू की बात कीजिए तो 1 जुलाई 1989 में लागू हो गया था। ठीक बात। और 14 अध्याय है इसमें, और क्या कहते हैं 217 धाराएं हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, सड़क परिवहन एवं वाहन संचालन के मतलब उनका पूरा नियमन करना है ना, कि जैसे हेलमेट लगा नहीं लगाए हो तो कौन सी धारा लगेगी, क्या है, बाइक में 4 लोग यात्रा कर रहे हो या गाड़ी प्रदूषण कर रही, मतलब दुनिया भर की चीजें जो भी मतलब इससे रिलेटेड हैं जो इसमें दी गई हैं। ठीक बात। और बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, 1986। स्वीकृति तिथि की बात की जाए तो 23 मई 1986 है, और लागू की तिथि बात की जाए तो 19 नवंबर 1986 को लागू हुई थी। इसमें 4 धाराएं हैं और 37 अध्याय है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार हेतु प्रावधान, जैसे मान लिया कोई भी जल को प्रदूषित करता है या कोई किसी जानवर को मारता है, उसको तस्करी करता है जो इनलीगल है, तो उसमें ये धाराएं काम करेंगी है ना। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, 1972। ये क्या है कि इसकी स्वीकृति तिथि बात की जाए तो ये 21 अगस्त 1972, और लागू की बात की जाए तो 9 सितंबर 1972 को लागू हुई थी। इसमें 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं। मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण के बारे में बात की जाए। वन्य जीव का मतलब क्या है, जितने भी जीव हैं है ना, जो मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं या कोई भी है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो इसमें आएंगे है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, 1993। ठीक है, तो ये क्या है कि स्वीकृति तिथि की बात की जाए तो 8 जनवरी 1994 को मतलब स्वीकृति मिली थी। एक्ट 93 का है, और क्या कहते हैं कि 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। 8 जो है अध्याय है, इसमें 37 धाराएं हैं, 47 धाराएं हैं, सॉरी 43 धाराएं हैं। ठीक है, और मानव अधिकारों के संरक्षण और आयोग की स्थापना करना है। जैसे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, उनके मानव का कुछ ना कुछ अधिकार होता है ना, तो उसके खिलाफ अगर कोई भी मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो ये चीजें इसमें काम करेंगी। ठीक बात, और ये सभी मानव पर लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब राइट टू क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन है ना, तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 का अधिनियम है, और इसकी स्वीकृति डेट की बात की तो 15 जून 2005 को है ना स्टार्टेड है, और क्या कहते हैं लागू तिथि की बात की जाए तो ये 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, इसमें 6 अध्याय और 31 धाराएं और अध्याय देखो कहीं मिसमैच हो सकती हैं ये चीजें, लेकिन इन सब चीजों को ध्यान रखना। ज्यादातर ये पूछता भी नहीं है, डेट ही पूछता है। मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, सूचना आप मतलब किसी भी की जानकारी आप ले सकते हो है ना, मतलब कोई भी सूचना है जो कि मतलब पब्लिक में है या कुछ भी है पब्लिक डोमेन में है, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। जैसे मान लिया कोई बिल पास हुआ या कोई चीजें हुई, कोई बजट पेश हुआ, तो उस सब चीजों से या कोई भी रिलेटेड है तो आपको सूचना पाने का अधिकार है। ठीक बात। अब हम बात करेंगे कि आयकर अधिनियम 1961 है ना, इनकम टैक्स एक्ट
1961, ठीक बात। और ये क्या है कि स्वीकृति तिथि की बात की जाए तो 13 सितंबर 1961, ठीक है। और लागू तिथि तो 1 अप्रैल 1962 को लागू हुई। इसमें 23 अध्याय 298 धाराएं हैं, है ना। आय पर कर लगाने के प्रावधान इससे संबंधित हैं। जैसे इनकम टैक्स क्या होता है कि मतलब स्लैब होते हैं, जैसे मान लिया 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 4 लाख जितना भी स्लैब होता है। जैसे मान लिया जैसे या 5 लाख 1 से लेकर के 5 लाख तक स्लैब पे इतने टैक्सेस पड़ेंगे, या 10 से इतना, या कितने परसेंटेज। तो हर एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया सेट की जाती है, उतने उसका मतलब टैक्सेस होते हैं। तो उससे रिलेटेड ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, है ना। तो प्रोवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। ये है क्या है, तो ये देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लिया कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति या लोक सेवक जो कि मतलब घूस लेता है या घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, या कोई घूस देता है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो इस अधिनियम के तहत आएंगे। तो इसकी स्वीकृति तिथि की बात की जाए तो 9 सितंबर 1988 है, और लागू 12 सितंबर 1988 को लागू हुई। इसमें 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं, है ना। अब ये सीधी सीधी बात है, इसमें सार्वजनिक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ये अधिनियम बनाया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, है ना। इसको इन शॉर्ट या आमतौर पर बोला जाता है रासुका, है ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोल देते हैं, या एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1988, है ना। तो 1980 है, ठीक है। तो ये इसकी स्वीकृति तिथि बात की जाए तो 27 दिसंबर, ठीक है, 1980 है, और लागू होने की तिथि है 23 सितंबर 1980 को लागू हुआ था, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसमें अध्याय 6 हैं और धाराएं 18 हैं, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसमें होता है ना। ये एक्ट इस पे काम करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें क्या है कि स्वीकृति तिथि 9 जून 2000, है ना। और लागू कब हुई थी, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। इसमें 13 अध्याय और 90 धाराएं हैं। इसमें जितने भी टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, साइबर अपराध होते हैं, उन सब चीज़ों में, जैसे सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी चीज़ें आप देखते हो, ये इसमें बयानबाजी होती, तो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जनहित याचिका PIL, है ना। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। देखिए ये मतलब क्या है कि प्रारंभ की बात की जाए तो 1980 में न्यायालय द्वारा प्रारंभिक रूप से अपनाई गई एक अवधारणा है। ये कोई कानून नहीं बल्कि एक न्यायिक सिद्धांत है ना। और इसमें ना तो कोई धारा होती है, ना कोई मतलब अध्याय होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि PIL क्या होता है, मैं PIL के बारे में थोड़ा बता दूं। PIL हमेशा मतलब पब्लिक के लिए होती है, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप PIL नहीं दायर कर सकते हैं। जैसे मान लिया कहीं नाली है, कहीं खड़ंजे हैं, या कहीं कोई प्रदूषण फैला रहा है, कहीं कोई पॉलीथीन फेंक रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो अगर जन कल्याण के लिए आपको PIL मतलब दायर कर सकते हो, व्यक्तिगत रूप से नहीं दायर कर। लेकिन एक बार आपने PIL दायर कर दी तो वो आप दोबारा उसको वापस नहीं ले सकते हो, है ना। तो ये भी एक ध्यान रखना। और महत्वपूर्ण निर्णय की बात की जाए तो इसमें टाइप हो गया, मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें बहुत सारे निर्णय, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संविधान की मूल संरचना के बारे में बात किया गया था, है ना। प्रस्तावना संविधान का भाग ऐसा बताया गया था। और मेनका गांधी केस 1978, है ना, अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया था। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 चुनाव निस्तारीकरण का मामला इसमें दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, है ना। स्वीकृति तिथि ये 24 जनवरी 1951 को, और लागू हुई थी 26 जनवरी 1951 को। इसमें 13 अध्याय और क्या कहते हैं धाराएं 388। धारा और अध्याय न तो पूछा गया है, और ये फैक्ट कई बार गलत भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसानों का अधिकार देना, है ना। इसमें कितनी मतलब जमीनें किसके पास रहनी चाहिए, क्या है, क्या सारी चीजें हैं, इनके बारे में सबसे इस अधिनियम पे सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ठीक है।
और इसकी स्वीकृति तिथि की बात की जाए तो 26 सितंबर 2013 है, और लागू तिथि की बात की जाए तो 1 जनवरी 2014 से लागू है। 14 अध्याय हैं इसमें और धाराएं 114 है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भूमि अधिग्रहणों में पारदर्शिता और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है ना। और हम बात करेंगे भूमि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य बताए गए हैं, उसमें कानून वानून वगैरह जो चीजें इसमें कुल मिला के नाम उसमें दिए गए, कोई कानून नहीं बल्कि एक नीति विषयक बिंदु है। जैसे कि भूमिहीनों को भूमि का विवरण दिया जाए, सीलिंग कानून क्या है ना, किराएदारी सुधारी, और भूमि अभिलेखों का सुधार, इससे संबंधित सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि देखिए भारतीय न्याय संहिता जो कि BNS है ना, इन शॉर्ट इसको BNS बोल दिया जाता है, BNS। तो इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम है। इससे पहले IPC होती थी, IPC जिसको बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, है ना, इंडियन पेनल कोड बोला जाता है। अब उसी को रिप्लेस करके बनाया गया। ये 25 दिसंबर 2023 में अधिनियमित हुआ और 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें अध्याय 20 हैं और क्या कहते हैं 558 धाराएं, ठीक है। ये भी 358 धाराएं हैं, पहले 511 धारा थी BNS में, है ना, और तो भी ध्यान रखना। और क्या कहते हैं कि BNS में नहीं, IPC में इतनी धाराएं थी, है ना। अब ये इतना 558, इसका 558 धाराएं हैं BNS में। बाकी इसमें ये सब यही तो मेन कानून है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात कीजिए, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 है ना के स्थान लिया है। अब इसमें सारी चीजें जितने भी सिस्टम्स, जितने भी कोई भी घटनाएं होती हैं, सारा का सारा इसी पे लागू होता है ना, इसलिए बड़ा अधिनियम है ये। यही एक मूल जितने भी है कानून का ये सबसे बड़ा एक इसको कानून मान सकते हो, क्योंकि कोई भी घटनाएं होती हैं सारी चीजें इसमें दी गई हैं, है ना। और उसके बाद में एक आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनको इन शॉर्ट बोला जाता है BNNS, है ना, BNSS बोला जाता है ना। तो इसको मैं इसको हटा दे रहा हूँ, चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ BNSS, है ना। तो इसको बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना। ये CRPC का रूप लिया, CRPC, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, कोड, है ना, COD, कोड मतलब संहिता। तो ये क्या है कि ये 1973 में 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसी का रूप लिया है। तो ये लागू कब हुआ है 25 दिसंबर 2023 के इसमें अधिनियमित की तिथि है, और 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुई है। इसमें 38 अध्याय है, 531 धारा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम बात करेंगे खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, है ना, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड और अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, है ना। अधिनियमित होने की तिथि है जो 29 सितंबर 1954 है, और लागू होने की तिथि 1 जून 1955 में लागू हुई थी। इसमें 10 अध्याय 23 धाराएं हैं, ठीक है। इसका क्या है कि जैसे खाद्य पदार्थों में जैसे कोई भी चीजें हैं तो उसमें मिलावट अगर कोई करता है तो वो उसको रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। तो 2006 में इसको फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अधिनियमित एवं प्रतिस्थापित किया गया था, है ना। जो कई बार आप पैकेट में लिखा होता है, चिप्स के पैकेट में ये फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सिंबल लगा होता है। तो यानी कि अगर FOSSAI से अगर मान्यता प्राप्त है तो वो 100% प्योर मानी जाती है, है ना। और उसके बाद में क्या करेंगे, अगला अधिनियम है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है। अधिनियम लागू होने की अधिनियमित होने की तिथि है 8 मई 1955, लागू होने की तिथि भी 1955 में ही लागू हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या है कि 6 अध्याय और 18 धाराएं हैं। यह अधिनियम क्या है कि अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, है ना, यानी कि आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 के तहत बनाया गया, ठीक। अब हम बात करेंगे कि देखिए हिंदू विवाह अधिनियम, है ना, ये क्या हिंदू मैरिज एक्ट क्या है 1955 का, ये भी है। इसमें लागू होने की तिथि है तो 18 मई 1955, अधिनियमित की तिथि है, लागू है 18 मई 1955, दोनों सेम है, ठीक है। और इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय और 29 धाराएं हैं। इसमें क्या है कि मुख्य रूप से हिंदू इसमें कौन कौन शामिल है, तो हिंदू में बौद्ध, जैन, सिख, है ना, समुदाय में विवाह हुआ तलाक संबंधी नियमों को इसमें बताया गया है ना, सारी चीजें। और क्या कहते हैं, अगला अधिनियम है कि
भारतीय शस्त्र अधिनियम इंडियन आर्म एक्ट 1878 का है। अधिनियम में होने अधिनियमित होने की तिथि है तो 11 मार्च 1878 की, ठीक है। लागू होने की तिथि 1978 में ही लागू हुआ था। इसमें 5 अध्याय और 32 धाराएं हैं, ठीक है। ये क्या है कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के हथियार रखने के अधिकार पर नियंत्रण हेतु बनाया गया कानून है ना। कई बार होता है ना कि आपके पास लाइसेंसी है, तो लाइसेंसी का मतलब कोई भी शस्त्र है तो वहां पे लाइसेंस बनाया जाता है उसका, वो इसी के थ्रू बनता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अगला अधिनियम है आयुध निर्माण अधिनियम। ये क्या है? आयुध अधिनियम जो आर्म्स एक्ट है 1959 का है। अधिनियमित होने की तिथि है 22 अक्टूबर 1959, है ना। और लागू होने की तिथि तो 1 अक्टूबर 1962 में लागू हुई थी, ठीक है। इसमें 5 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। यह अधिनियम 1978 के शस्त्र अधिनियम को प्रतिस्थापित यानी कि इसको उसका रिवर्स करता है, है ना। यह हथियार लाइसेंस है तो नई प्रक्रिया बनाई गई है। जैसे पहले वो था, अब उसी का रूप ये लिया है, ठीक है। तो पहले का पहले ये भारतीय शस्त्र अधिनियम था, है ना, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत काम करता था, लेकिन अब ये भारत में ये लागू है, ठीक है। अब अगले पे चलेंगे कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, है ना, इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम 1861 है, ठीक है। तो इस अधिनियम अधिनियमित होने की तिथि की बात की जाए तो 6 अगस्त 1861 है और लागू होने की तिथि ये 1862 में लागू हुआ। अब इसमें है क्या है, देखिए ये अध्याय जो है 5 इसमें 5 अध्याय हैं और धारा की बात की जाए तो 19 धाराएं हैं, ठीक है। भारत में कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया था इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन अधिनियम, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, ये 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये अधिनियम जैसे 26 अगस्त 2009 में अधिनियमित हुआ और लागू हुआ 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें है 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि अनुच्छेद 21A के तहत इसमें बातें की गई हैं संविधान के, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। और फिर बात करेंगे महामारी एक्ट, यानी इसको एपिडेमिक महामारी रोग अधिनियम, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, है ना। ये अधिनियम होने की तिथि 4 फरवरी 1897 है, लागू 1897 लागू। इसमें 4 अध्याय 4 धाराएं हैं, ठीक है। देखिए है क्या है, जब कोविड के दौरान आपने इसका नाम सुना होगा, एक पेंडेमिक था, एक एपिडेमिक था। तो जो एपिडेमिक एक्ट है ये जैसे मान लिया कोई रोग फैलाता है या कुछ भी करता है या क्वारंटाइन का नियम पालन नहीं करता है या जो भी उसमें गाइडलाइन जारी की गई है, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये एक्ट उस पर काम करेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 है, ठीक है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। ये 24 दिसंबर 1986 को अधिनियमित हुआ और लागू 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं। कस्टमर या उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु बनाया गया जो 2019 में एक नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है ना। पहले ये था लेकिन अब ये नया चेंज कर दिया गया, 2019 में लागू कर दिया गया है। 2019 इसका रूप इसका जैसे ये नियम वही है लेकिन इसको थोड़ा संशोधन करके नया बनाया गया है। जैसे मान लिया कोई कस्टमर से आप कोई कस्टमर का सामान वापस नहीं करता या कोई से छल करता है या कुछ भी करता है तो ये अधिनियम उस पर काम करेगा, ठीक है। अब हम एक बात बता देता हूँ कि थोड़ा सा रह गया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी, पॉक्सो, है ना, पॉक्सो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस बोलते हैं, है ना। तो यही बोले थे मैं दिखाता हूँ। देखिए इसमें मैंने जो जितने भी एक्ट मैंने बताए हैं, जितने भी एक्ट या अधिनियम बताए हैं मैंने, उसमें मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको केवल उसका डेट और उसमें लागू होने की तिथि और उसमें अधिनियमित होने की तिथि, इसको मैं क्लियर करा रहा था, ना कि मैं पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट कर रहा था। तो इसमें जितने भी एक्ट आपने पढ़े उसमें से कई सारे एक्ट के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये अधिनियम कब हुआ,
अधिनियमित कब हुआ और ये कब लागू है या कब का अधिनियम है ना। अभी तक ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक्ट ये कब का है ना, कब और कब का है और कब लागू हुआ है ना, कब लागू डेट पूछा है और कब का है और अधिनियमित कब हुआ है ना, यही अधिनियमित है ना, यही आज मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछता है जो बड़े बड़े एक्ट हैं, जैसे मान लिया BNS हो गया है ना, BNSS हो गया है ना, BNSS, तो इसमें धाराएं भी पूछता है और अध्याय भी पूछता है ना। तो मतलब मैंने इसीलिए ज्यादातर अध्याय और अध्यायों पर फोकस नहीं किया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैंने फोकस किया है ना। बाकी जो भी चीजें होंगी आगे मतलब बताया जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कई बार जो कैंडिडेट जितने भी तैयारी कर रहे हैं, कई बार ये मतलब वीडियो वायरल होती है या कुछ भी होती है कि UPSI एग्जाम डेट को लेकर। तो देखिए एग्जाम डेट का अभी कोई बहुत मतलब ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है। जैसा कि माना जा रहा है, हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी के बीच में एग्जाम करा लें, है ना। यदि ऐसा भी होता है तो लगभग 4 हफ्ता पहले आपको नोटिस मिल ही जाएगी, है ना। तो ज्यादा एग्जाम के पीछे ना पड़िए, वो तो एग्जाम होना ही होना है, आप अपने तैयारी पे लगे रहिए। और दूसरी चीजें और मैं बता देता हूँ कि पोस्ट बढ़ने के बाद तो देखिए अभी ऑथेंटिक न्यूज तो नहीं आई है कि जैसे मान लिया कि बता रहे हैं कि 6000 पोस्ट हो जाएगी या 4500 पोस्ट हो जाएगी, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मतलब ऑफिशियली नहीं है। लेकिन अब कई सारे यूट्यूब या कोचिंग संस्थान बता रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। इसका पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी होगा पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो अपना तैयारी करते रहिए, जो भी है देखा ही जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।